अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस व्लॉग में थोड़ा सा हम प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि सेलर अगर पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है, किसी बाहर के मुल्क में बैठा हुआ है, अब्रॉड है और ओवरसीज़ होने के नाते वो अपना प्लॉट सेल करना चाह रहा है, तो वो किसी को अथॉरिटी दे रहा है, तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी का जो प्रोसीजर है वो डिस्कस करेंगे। साथ में अगर कोई बायर है और वो बायर खुद ट्रांसफ़र लेने नहीं आ सकता और वो बाहर बैठा हुआ है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसको जो अथॉरिटी दी जाएगी, उसको जो ऑन बिहाफ वो ट्रांसफ़र जाके लेगा, उसका क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा इन चीज़ों पे हम वो देखेंगे। और तीसरा, एक दोस्त ने कमेंट किया हुआ है कि जी यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो शफल हो रहे हैं, तो उसके हवाले से हम कहाँ से अपडेट लें, हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा प्लॉट कहाँ पे पड़ा हुआ है, या रिलोकेट होने के बाद कहाँ पे गया है, या जो मैप अब चल रहे हैं उनमें से जो ऑथेंटिक मैप है वो कौन सा है। थोड़ा सा इन चीज़ों के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि परचेज़र अगर बाहर के मुल्क रह रहा है या परचेज़र अगर किसी और सिटी में है और वो खुद ट्रांसफ़र लेने नहीं आ सकता, उसकी जगह पे उसका कोई और नुमाइंदा जाके ट्रांसफ़र ले रहा है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। इसमें देखें, अगर वो बंदा मुल्क पाकिस्तान के अंदर ही है तो जाहिर सी बात है एक एफिडेविट लगेगा जिसके ऊपर जो परचेज़र एक्चुअल होगा, जिसके नाम पे ट्रांसफ़र होना है वो प्लॉट, तो वो उसके ऊपर उसको अथॉरिटी देगा कि मेरी जगह पे जी ये फ़लाँ पर्सन बेयरिंग CNIC ये आके ट्रांसफ़र लेगा। ठीक हो गया। फिर उसमें अगर वो किसी और कंट्री में बैठा हुआ है तो उसके लिए साथ में एडिशनल कुछ चीज़ें लगेंगी, लाइक उसका जो पासपोर्ट होगा, जब उसने पाकिस्तान से एग्ज़िट किया है और आगे जिस कंट्री में वो एंटर हुआ है, वो दोनों पेज लाजमी साथ में अटैच होंगे कि जी वो बाहर बंदा बैठा हुआ है। दर हकीकत सबूत साथ में लाजमी देना होगा कि जी बंदा इस वजह से अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है, वो चीज़ साथ में आप देंगे। और जो बंदा आपकी जगह पे जा रहा है नुमाइंदा, उसके साथ से अलहदा एफिडेविट वगैरह लगेंगे और वो बंदा आपकी जगह पे जाके ट्रांसफ़र ले लेगा। और जो प्लॉट ट्रांसफ़र होगा वो उसी बंदे के नाम पे होगा जो वो बंदा अवेलेबल नहीं है, चाहे वो बाहर है, बाहर के मुल्क में है या किसी और सिटी में है। तो इस तरीके से आप ऑन बिहाफ ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ये परचेज़र साइड का है। अब दूसरी चीज़ है कि अगर कोई बंदा बेच रहा है अपनी प्रॉपर्टी, वो प्लॉट अपना फ़रोख्त कर रहा है, DHO मुल्तान की यहाँ पे मैं बात करूँगा, तो उसका क्या प्रोसीजर है कि वो बंदा खुद अवेलेबल ही नहीं है, वो बंदा ओवरसीज़ है। चलो पाकिस्तान में तो होगा, वो अवेलेबिलिटी अपनी इंश्योर कर देगा, या हो सकता है कि उसको फिर भी वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे कि नहीं जी मैं नहीं, मेरी जगह पे कोई और आएगा। या अगर वो किसी और कंट्री में बैठा हुआ है तो वहाँ से जो है वो अपनी अथॉरिटी दे रहा है किसी को कि मेरी जगह पे जी ये बंदा जाके ट्रांसफ़र देगा सेलर साइड से। तो उसमें वो पावर ऑफ अटॉर्नी हम ओवरसीज़ के हवाले से थोड़ा सा आज की इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। सबसे पहले उस ओवरसीज़ पर्सन को जो प्लॉट अपना सेल करने का इरादा रखता है या बेच रहा है, वो बंदा जाएगा अम्बेसी में, उस मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान की अम्बेसी होगी वहाँ पे जाएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वो साथ लेके जाएगा। जो वो प्लॉट जिसकी अथॉरिटी देना चाह रहा है, जिस बंदे को वो प्लॉट की डिटेल्स, मतलब वो उसका जो पेपर होगा उसके पास, वो कॉपी लेके जाएगा। साथ में जिसको वो अटॉर्नी दे रहा है, पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है, उस बंदे का CNIC और उस बंदे की पिक्चर ये साथ में होनी चाहिए, और उसका अपना भी पिक्चर्स वगैरह वो साथ CNIC होना चाहिए। वो अम्बेसी जाए, वहाँ पे उसको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को वो फिल करेगा, साथ में जो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो जो डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वहाँ पे वो लगाएगा, और साथ में कुछ फ़ीस होगी, वो फ़ीस आपने पे करनी है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वेरी कर रही होती है, तो इसलिए फ़ीस मैं एग्जैक्ट अभी आपसे वो शेयर नहीं कर सकता। तो वो फ़ीस पे करेगा, वहाँ से उसको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ओके करके उस बंदे को वापस कर दिया जाएगा। वो वहाँ से भेज दिया जाएगा वो डॉक्यूमेंट, किसको भेजा जाएगा, जिस बंदे को पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा रही है। जब वो पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ भेज दी जाएगी, उस बंदे को रिसीव होगी, वो बंदा चला जाएगा जो हमारे पाकिस्तान में फ़ॉरेन ऑफिसेज़ हैं, कोयटा है, कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, वो वहाँ पे जाके उस चीज़ को वेरीफाई करवाएगा। उसके बाद वो बंदा फर्दर अपने मुतलका ज़िले में आ जाएगा, वहाँ पे आकर अपने जो रजिस्ट्रार ऑफिसेज़ हैं वहाँ जाएगा,
वहाँ पे अपनी उस अटॉर्नी को जो है वो वेरीफाई करवाएगा। साथ में उसकी कुछ तकरीबन फीस वगैरह होगी, वो होगी, साथ में वो कुछ एफिडेविट वगैरह लगेगा, और कुछ टिकट्स वगैरह लगेंगे। वो प्रोसीजर होने के बाद फिर उसकी आपने कॉपीज़ करवा लेनी है। जब वो आपका सारा कुछ हो जाएगा, आपने उसकी 4, 5, 6 कॉपीज़ करवा लेनी है। फिर आपने जो ओरिजिनल होगा, आप क्योंकि हम डीएचए की बात कर रहे हैं, डीएचए में जाकर जो लीगल ब्रांच है, जो आपकी ओरिजिनल आपको वो पेपर मिला है पावर ऑफ अटॉर्नी का, जो सारा इस प्रोसीजर से गुजरता है, जिसमें सेलर का, बायर का, जो जिसको अटॉर्नी दे रहे हैं उसका डाटा वगैरह है, सारा कुछ वो वेरीफाई होने के बाद आप डीएचए में लीगल ब्रांच के अंदर जाके वो सबमिट कर देंगे। जो कॉपीज़ हैं वो आप अपने पास रखेंगे। जब लीगल ब्रांच में सबमिट कर देंगे, वो बाकायदा उसको फिर से वेरीफाई करेंगे सारा कुछ। जब ये वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी, वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद जो वो कॉपीज़ आपने रखी हुई हैं, एनडीसी, जाहिर सी बात है उस प्लॉट की जब आप लगा रहे होंगे तो एनडीसी पे उस एक्चुअल सेलर का नाम लिखा जाएगा। आगे उसके सामने लिखा जाएगा कि ये फलां जगह, उसका मतलब हवाला दिया जाएगा कि ये अटॉर्नी बेस्ड ये प्लॉट है, ये प्रॉपर्टी आगे कोई देना चाह रहा है, तो आगे हवाले में उस बंदे का भी साथ में वो नाम वगैरह लिखा जाएगा, CNIC लिखा जाएगा कि जी इस बंदे को पावर ऑफ अटॉर्नी मिली हुई है। साथ में वही सेलर का CNIC जिस तरह पहले हम लगाते होते हैं, उस प्लॉट का हम जो डाटा हमारे पास होता है उसके डॉक्यूमेंट्स हम लगाते हैं। एक हमारा एनडीसी का जो फॉर्मेट है उसका हम वो फॉर्म लगाते हैं, और उस पर वो साइन जिसको अटॉर्नी दी गई है वो बंदा करेगा, और उसका डाटा भी लगेगा। साथ में हमने पावर ऑफ अटॉर्नी की जो कॉपी करवाई हुई है वो साथ में हम अटैच करके एनडीसी सबमिट कर देंगे। जब हमारी एनडीसी क्लियर हो जाएगी, एनडीसी क्लियर होने के बाद जो हमारा अगला प्रोसीजर आएगा वो हमारा होगा ट्रांसफ़र सेट तैयार करने का। उसमें जब वो बाकी वही रूटीन के डॉक्यूमेंट्स हमारे होंगे, लेकिन साथ में पावर ऑफ अटॉर्नी आप फिर से अटैच करेंगे। जो कॉपीज़ आपने करवा के रखी हुई हैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी साथ अटैच करके आप डीएचए में सबमिट कर देंगे। जब ये सबमिट हो जाएगा, ट्रांसफ़र का टाइम मिल जाएगा। साथ में जब दोबारा ट्रांसफ़र देने जा रहे हैं तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी की जो कॉपीज़ आपने रखी हुई हैं उनमें से एक कॉपी आप फिर साथ लेके जाएंगे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, और वो फाइल वगैरह फिर जाके इस तरीके से आपका जो ट्रांसफ़र है वो कंडक्ट हो जाएगा। ये प्रोसीजर था जो मेरे इल्म में था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन इसमें जो फीसेस वगैरह हैं वो जाहिर सी बात है वक्त के साथ ऊंच नीच वो चल रही होती है, वो आपने देखना होगा। लेकिन इसमें प्रोसीजर यही है कि पहले आप अम्बेसी जाएंगे, अम्बेसी का प्रोसीजर करेंगे। अम्बेसी के बाद यहाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो हमारे फ़ॉरेन ऑफिसेज़ हैं वहाँ से आप वेरीफाई करवाएंगे। उधर से वेरीफाई होने के बाद आप अपने मुतल्लिका ज़िला में जो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है उस रजिस्ट्रार ऑफिस में आके उसको वेरीफाई करवाएंगे। कुछ वो टोकन वगैरह उसके ऊपर लगेंगे। उसके बाद आप अपने डीएचए की लीगल ब्रांच में जाएंगे, वहाँ सबमिट करेंगे। उसके बाद जो आगे ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो कंडक्ट करेंगे, और इस तरीके से बाहर बैठा हुआ कोई भी शख्स अपना प्लॉट इस तरीके से ट्रांसफ़र किसी भी शख्स को दे सकता है। तीसरी चीज़ कि जी हमारे प्लॉट रिलोकेट हो रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान में रखें, डीएचए जब भी आपका प्लॉट रिलोकेट करेगा तो वो आपको लेटर 5 से 10 दिन के अंदर अंदर वो आपको इशू कर देता है। बाज़ का थोड़ा सा वो डिले भी हो जाता है कि आप तक वो पहुंच ना पाए, थोड़ा तख़ीर से भी पहुंच जाता है, लेकिन वो पहुंचता आप तक ज़रूर है। उसमें आपका नया नंबर आपको वो मेंशन होगा। अगर आप वो खुद से चेक करना चाह रहे हैं तो आपको जो डीएचए ने मेंबर एरिया लॉगिन का वो दिया हुआ है, सहूलत दी हुई है, वहाँ आप लॉगिन करेंगे वही पुराने रेफरेंस नंबर और अपने CNIC या अपने वो फ़ोन नंबर के थ्रू, तो आपको वहाँ पे आपका नया नंबर भी वाज़िया हो जाएगा कि आपको कौन सा नया नंबर अलॉट कर दिया गया है। अगर आप तक लेटर नहीं पहुंचा तो आप डीएचए से रजू करेंगे, डीएचए आपको बता देगा। या आपका लेटर का डिलीवर नहीं हो पाया, बाज़ का तो वापस आ जाते हैं कि एड्रेस तक अगर वो नहीं पहुंचा तो उसका डीएचए वो आपको दोबारा से लेटर इशू करेगा या वही आपको दोबारा से रिसीव करा देगा। तीसरा, अगर आप जो इसके अंदर की मैप बदल रहा होता है कि अब मास्टर प्लान पे आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स दिख रहे हैं, जिस तरह सेक्टर ई 5 मरला, सेक्टर ई 10 मरला ऐड कर दिया गया है, तो और भी सेक्टर्स के अंदर प्लॉट रिलोकेट हुए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पुराना मैप है, ये नया मैप है? तो उसमें फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप ये मैप डाउनलोड कर लें, ये बिल्कुल न्यू लेटेस्ट मैप है। तो डीएचए ने अभी जो नया मैप है वो इशू नहीं किया। GIS के थ्रू आप अपना प्लॉट देख सकते हैं
कि अब आपका जो प्लॉट है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कि अगर वो उसने जो पार्क्स हैं अगर वो ख़त्म किए हैं या मज़ीद पार्क ऐड किए गए हैं, या कुछ एरिया जो DHA ने पहले एक्वायर नहीं किया था उसको एक्वायर कर लिया है और वहाँ पे प्लॉटिंग की है, तो आप GIS www.dha आप इसकी वेबसाइट DHA मुल्तान की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप फर्दर DHA की उसके अंदर GIS मैप का ऑप्शन, मैप्स के अंदर GIS मैप का ऑप्शन होगा। GIS मैप पे आप क्लिक करेंगे, अपना मुतलका सेक्टर आप पहले चुनेंगे, उसके बाद आपका जो प्लॉट नंबर है वो प्लॉट नंबर आप देंगे, आपके पास नीचे GIS पे आपका जो प्लॉट होगा वो मेंशन होके आ जाएगा कि उस मैप के अंदर उस सेक्टर के अंदर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं बआसानी, ये कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। और जो ऑथेंटिक मैप है, जो लेटेस्ट मैप है वो DHA आई थिंक सो जो नया इशू करेगा वो 3rd बैलेट पे करेगा, क्योंकि कुछ प्लॉट्स ऐसे जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस अब तक नहीं पे किए उनको DHA फाइल्स में बदलने जा रहा है, वो फाइल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जाहिर सी बात है उनको दोबारा से DHA फाइल्स में 3rd बैलेट में जाके वो प्लॉट दोबारा से अनाउंस करेगा। इस तरीके से थोड़ी वो चेंजिंग होने वाली हैं। जो नया सेक्टर्स आ गए, जो DHA ने नया एरिया एक्वायर कर लिया, या 3rd बैलेट के जो प्लॉट्स आएंगे उस वक़्त DHA दोबारा से सारी ये चीज़ें अपडेट करके एक नया मैप वो आपको डिलीवर करेगा। उस वक़्त हम वाज़ेह तौर पे देख सकेंगे, हमारे पास हार्ड फॉर्म में जो मैप्स होंगे वो अपडेटेड होगा। अभी GIS मैप या DHA से आपको रुजू करना पड़ेगा, तो ही आपको वाज़ेह हो सकेगा कि आपका प्लॉट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूँगा। आप लोग अगर चाहते हैं कि कोई भी मैं अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ टाइमली अगर आप वो रिसीव करना चाहते हैं, तो आपको मेरे ख्याल से सब्सक्राइब का बटन जो है वो लाजमी प्रेस कर लेना चाहिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें, ताकि जो भी मैं अपडेट यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो आप तक फ़ौरन से पहुँच जाए। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।